हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम कोशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ लिए थे और कोशिका भित्ति के बारे में यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के बारे में पढ़ लिए थे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के बारे में पढ़ लिए थे, यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम उसे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट में कहता है जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। यानी कि जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य यानी कि बीच में होता है, उसे ही कोशिका द्रव कहते हैं। उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है और कोशिका झिल्ली वो दोनों के बीच में जो द्रव जैसी पदार्थ होता है, उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव रंगहीन अर्ध पारगम्य तथा अर्ध तरल पदार्थ है। तो जो कोशिका द्रव जिसको जीव द्रव्य भी कहा जाता है, कोशिका द्रव को जीव द्रव्य भी कहा जाता है, यह रंगहीन होता है। क्या होता है? तो कोशिका द्रव रंगहीन होता है तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव होता है सो अर्ध तरल पदार्थ तथा रंगहीन होता है। यह एक प्रकार का कोलाइड है। यह एक प्रकार क्या है? तो यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, यह केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। इसीलिए इसको कोशिका द्रव कहा जाता है। और कोशिका द्रव एक रंगहीन अर्ध पारगम्य अर्ध तरल पदार्थ होता है। और इस कोशिका द्रव में 80% जल अर्थात पानी होता है। और कोशिका द्रव एक प्रकार की कोलाइड है। कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, अगला पॉइंट है जल के अलावे जीव द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य में लगभग 30% तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्यतः होता है। कहने का मतलब है कि जो कोशिका द्रव जिसको जीव द्रव्य भी कहा जाता है, उसमें जल की अपेक्षा 30% अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। 30% अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। 30 तत्व अन्य पाए भी जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले संरचना मौजूद रहती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। यानी कि
जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव में जीवित कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद होती है। यानी कि जो कोशिका द्रव होता है उसमें कार्य करने के लिए जो जीवित संरचना होती है, जो काम करता है, वो मौजूद होता है और उसको ही कोशिका अंग कहा जाता है। यानी कि जो कोशिका द्रव में काम करता है उसे ही कोशिका अंग कहा जाता है। उसके बाद है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतःपर द्रव्य जालिका यानी कि या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपर द्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट में है एक महीन नलिकाओं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव पाई जाती है। तो जो कोशिका द्रव होता है वह एक महीन नालिका यानी कि नली, एक महीन नली यानी कि नस के आकार का छोटा छोटा पाइप, इसके आकार का जाल जैसा संरचना पाया जाता है, उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। तो जो कोशिका द्रव है उसमें एक महीन यानी छोटा छोटा जाल जैसी संरचना पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है। यह जो संरचना होती है वो कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है, तो कहीं कहीं पर केंद्रक के केंद्रीय झिल्ली से मिली होती है। तो जो कोशिका द्रव की संरचना होती है अंतःपर द्रव्य जालिका होती है, ये कहीं कहीं कोशिका झिल्ली से भी मिली होती है, केंद्रक के झिल्ली से भी मिली होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है यह संरचना लिपोप्रोटीन को लिपिड यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो अंतःपर द्रव्य जालिका यानी कि ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका द्रव में ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। तो कोशिका द्रव में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला है चिकनी पर अंतःपर द्रव्य जालिका, जिसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा है खुरदरी अंतःपर द्रव्य जालिका, जिसको रॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पहला में है रॉथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। किसके सूक्ष्म कण पाए जाते हैं? तो राइबोसोम को सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि साउथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जो रॉथ इंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरी अंतःपर द्रव्य जालिका होती है, इस पर राइबोसोम का सूक्ष्म कण पाया जाता है, लेकिन साउथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ जिसको चिकनी अंतःपर द्रव्य जालिका कहता है, इस पर राइबोसोम का कण उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अपनी विशेष संरचना के कारण अंतःपर द्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है।
या कोशिका द्रव कहा जाता है। तो जो संरचना है, जो अंतःपरद्रव्य जालिका है, वो अपनी विशेष प्रकार की संरचना के कारण, अंतःपरद्रव्य जालिका अपनी विशेष संरचना के कारण उसे कोशिका, अंतःपरद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? तो अंतःपरद्रव्य जालिका को, अंतःपरद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस संरचना की खोज, इस संरचना की खोज सर्वप्रथम, इस संरचना की खोज सर्वप्रथम पोर्टर क्लाउडे तथा फुलम न किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कॉलमैन के द्वारा किया गया था। यानी कि जो अंतःपरद्रव्य जालिका है, इसकी खोज सर्वप्रथम पोर्टर, किसने किया था? पोर्टर क्लाउडेन तथा फुलम ने किया था, जबकि अंतःपरद्रव्य जालिका, इसका प्रथम बार नामकरण, जो अंतःपरद्रव्य जालिका है उसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कॉलमैन ने किया था, पोर्टर और कॉलमैन ने किया था। अगला पॉइंट है अंतःपरद्रव्य जालिका को वर्तमान समय में एर्गोस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में जो अंतःपरद्रव्य जालिका है उसको एर्गोस्टोप्लाज्म कहा जाता है। अंतःपरद्रव्य जालिका के मुख्य कार्य, यानी कि अंतःपरद्रव्य जालिका का क्या क्या प्रमुख काम है? पहला काम कहता है, यह अतः कोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। तो कोशिका में जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इधर का सामान उधर होता है, उसका कार्य अंतःपरद्रव्य जालिका करती है। उसके बाद कहता है अंतःपरद्रव्य जालिका के नली में तरल द्रव भरा होता है। तो अंतःपरद्रव्य जालिका है, उसके नस, छोटा छोटा नस में तरल द्रव भरा होता है, जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों में वितरित करता है। यानी कि जो अंतःपरद्रव्य जालिका है उसमें अंतःपरद्रव्य जालिका के जो छोटी नलिका होती है उसमें तरल द्रव भरा होता है, जो कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। उसके बाद उसका दूसरा काम है, अंतःपरद्रव्य जालिका का दूसरा काम कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतःपरद्रव्य जालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो जो कोशिका के अंदर प्रोटीन का परिवहन, यानी कि प्रोटीन पहुंचाने का काम, कोशिका के अंदर प्रोटीन को पहुंचाने का काम अंतःपरद्रव्य जालिका के ही है। अगला पॉइंट है चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। तो जो चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका है वह वसा का कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण यानी कि अवशोषित करने में सहायक होता है तथा खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका
प्रोटीन के संश्लेषण करने में सहायक होता है। आगे देख, अगला कार्य है अंतःपरद्रव्य जालिका उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिसमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण होता है, जैसे मनुष्य के यकृत में अग्नाशय के कोशिका में अंतःपरद्रव्य जालिका की संख्या अधिक होती है। तो जो अंतःपरद्रव्य जालिका है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो अंतःपरद्रव्य जालिका सबसे अधिक वहाँ पाया जाएगा जिसमें प्रोटीन, वसा और हार्मोन का संश्लेषण अधिक से अधिक होता है। जैसे में मनुष्य के यकृत में अग्नाशय में, तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा अंतःपरद्रव्य जालिका अग्नाशय में पाया जाता है। अगला कार्य है मानव यकृत में पाए जाने वाला चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। तो जो अंतःपरद्रव्य जालिका है वह मानव के यकृत में विष को नष्ट करता है। तो जो मानव के यकृत में जो विष होता है उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? तो मानव के यकृत में स्थित विष को नष्ट करने का काम करता है अंतःपरद्रव्य जालिका। उसके बाद है राइबोसोम को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जय हिंद।